नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इस समय महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और घमासान मचा हुआ है महायुति गठबंधन के बीच। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पर मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। और आपको याद होगा कि कैसे पहले डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस चुनाव से पहले और मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे। लेकिन एकनाथ शिंदे जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोभ पैदा हुआ। हालांकि तैयारी भी पूरी उसी की थी और फिर देवेंद्र फडणवीस को यानी चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। और शिंदे को कहा गया कि अब आप इनके डिप्टी सीएम बनिए। मजबूरी में वो बने। लेकिन ये पूरा घमासान अब एक बार फिर उस समय भी दिखाई पड़ रहा था। कई दिनों तक सरकार का गठन नहीं हुआ। जब यहाँ डिप्टी सीएम बने भी तो विभागों को लेकर काफ़ी कुछ गहमा गहमी रही। लेकिन आखिरकार उनको बनना था, चूंकि सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा थी, उसका क्लेम भी बनता था। बिहार वाली स्थिति थी नहीं। बीजेपी की प्लानिंग हालांकि बिहार में भी वही थी और माना भी यही जा रहा है कि अभी भी ये प्लानिंग है। पर वहाँ नीतीश कुमार थोड़ा भारी पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार मजबूरी भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वहाँ स्थितियां नीतीश कुमार के अनुकूल रहीं और बीजेपी के पास अभी इतना बड़ा कोई नेता नहीं रहा। अब सम्राट चौधरी को बड़ा नेता बनाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कितने दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। खैर, बिहार पर चर्चा काफ़ी हो चुकी है। अभी जो बात कर रहे हैं, ताज़ा तरीन जो मामला है ये महाराष्ट्र में है। क्या कुछ हो रहा है आप ये देखिए कि अब देवेंद्र फडणवीस ये कह भी चुके हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी अब वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपने दम पर सरकार बना लेंगे, बचा लेंगे। बना लेंगे तो खैर अब बात की बात है, अब चुनाव जब होंगे तब होंगे। लेकिन बचा लेंगे ये उनका दावा है। इसलिए दावा है क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की पार्टी को तोड़ लिया, उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ लिया उन्हीं के भतीजे से। सारी कहानी आपको पता ही है। ये दो के दोनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टियों को तोड़कर चले आए और यहाँ सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ अब एकनाथ शिंदे को भी पता है। और एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की पार्टियों में फिर सेंध लगाने की कोशिश होगी। बहुत मुश्किल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं और 145 की ज़रूरत है वहाँ पर सरकार को बचाए रखने के लिए। तो वो किसी भी पार्टी को, चाहे अजीत पवार हो चाहे शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उसको तोड़ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को है। लेकिन यही चीज़ अगर पार्टियां नहीं टूटती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर, नेताओं को तोड़कर लाती है, महत्व देती है और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकालने की कोशिश करती है, इन सारी चीज़ों से बीजेपी के खिलाफ अपने गठबंधन के भीतर एक ज़बरदस्त माहौल है। और महाराष्ट्र में इस समय ये सतह पर दिखाई पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस उसको और हवा भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ताज़ा तरीन मामला ये है कि अभी अजीत पवार के बेटे का नाम 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन की खरीद में आया ही था। उसमें गंभीर आरोप लगे थे। सफाई अभी तक दे रहे हैं अजीत पवार, लेकिन वो आरोप बहुत गंभीर है और सत्तारूढ़ पार्टियों के लोग उन आरोपों में वहां पर शामिल हैं, आरोप लगाने वालों में। ताज़ा तरीन मामला है कि शिवसेना के कैबिनेट मंत्री और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय शिरसाट। वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री हैं वहां पर। उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और ये सिडको की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, और करीब 45 करोड़ रुपए का नवी मुंबई में है। 4500 करोड़ रुपए का ये ज़मीन घोटाला है। इस मामले में संजय शिरसाट के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं इसकी। और अजीत पवार का हमने आपको बताया कि उनके बेटे पार्थ पवार पर किस तरह से 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन को खरीदने का एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। और बीजेपी के विधायक दूसरी ओर, यहाँ पर आप देखिए इन लोगों के बीच में तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये चीज़ें हैं वहाँ दोनों के बीच में। गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके आपस में किस तरह की खींचतान है।
पिछले कई बार से ऐसा हो रहा है कि कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, उसमें शिवसेना और अजीत पवार के मिनिस्टर, जो एनसीपी अजीत पवार गुट है उसके मिनिस्टर जा ही नहीं रहे हैं। सतह पर यह टकराव दिखाई पड़ रहा है और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें हो रही हैं किसको लेकर, यहाँ जो निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसमें बीएमसी का भी चुनाव है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो ये इन चुनाव से पहले ये जो सतह पर ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये कमज़ोर तो कर ही रही हैं महायुति को, यानी एनडीए गठबंधन को, और महाविकास अघाड़ी को मजबूती दे रही हैं। मजबूत पहले से भी है महाविकास अघाड़ी, यहाँ पर शिवसेना का ज़बरदस्त प्रभाव है इन जगहों पर और काफ़ी मजबूत स्थिति में वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ जो महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है वो बहुत एक हैरान करने वाला है कि कैसे वहाँ सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री अपने ही कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच का आदेश दे रहे हैं, अपने ही डिप्टी सीएम के बेटे के खिलाफ वहाँ पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। सरकारी ज़मीन 1800 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ रुपए की बात नहीं है, 1800 करोड़ रुपए, और ये 4500 करोड़ रुपए का जो सिडको का नवी मुंबई का घोटाला है ये है। लेकिन उनको हटा नहीं पा रहे हैं। हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? मजबूरी है, शिवसेना अलग हो जाएगी। इसका मतलब अभी तक वो ये व्यवस्था नहीं कर पाए होंगे कि शिवसेना या अजीत पवार की पार्टी को तोड़ लें। दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो इस समय स्थितियां हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भले ही है, लेकिन ये सबको पता है कि वहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनी कैसे। लगातार राहुल गांधी और महाराष्ट्र के तमाम नेता, संजय राउत और शरद पवार की पार्टी, ये सारे लोग लगातार जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, माना यह जा रहा है कि ये सारी बातें शिवसेना के नेताओं को भी पता है, एकनाथ शिंदे गुट के, क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे। प्रशासनिक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा था सब उनकी देखरेख में हो रहा था। बहुत बड़ा घोटाला जो जिसकी बात कही जा रही है वोट चोरी को लेकर, वो सामने आ जाएगा और प्रत्यक्ष प्रमाण वो दे देगा जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहा है। दूसरी बात, विधानसभा की जो स्थिति है, 132 सीटों के साथ बीजेपी सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन अगर बाकी पार्टियां, यानी जो खबरें चल भी रही हैं कि शिवसेना इस और अजीत पवार दो के दोनों इस समय शरद पवार के संपर्क में, कभी भी इन पार्टियों का जुटान इस तरफ हो सकता है। यानी अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर 57 सीटें हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास, 41 सीटें हैं एनसीपी के पास, और कुल मिलाकर जो लगभग 46 के करीब सीटें हैं महाविकास अघाड़ी के पास, इंडिया गठबंधन के पास। तो इन सब लोगों को मिलाकर यहाँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार बड़े आराम से गिराई जा सकती है। ये इन नेताओं को भी पता है और देवेंद्र फडणवीस को भी पता है। कौन किसके संपर्क में है, मुख्यमंत्री को ये बात ना पता हो ही नहीं सकता है। तो ये जो स्थितियां वहां बनती दिखाई पड़ रही हैं कि अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ जांच का आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन उनको हटाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां गठबंधन धर्म की मजबूरी नहीं है। धर्म तो ये कहता है भ्रष्ट आदमी है, आपको पता है तो आप हटा दीजिए, लेकिन दरअसल वहाँ ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ये है कि दूसरी पार्टियों को, अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के भी नेताओं को नीचा दिखाना, लेकिन सहयोगी दल भी इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। अजीत पवार के खिलाफ कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप थे, लेकिन जब यहाँ पार्टी में आए तो धुल गए, गए तो फिर वो भ्रष्टाचारी हो गए। तो ये सारी चीज़ें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन मजबूरियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं देवेंद्र फडणवीस की भी। पर उससे भी बड़ी जो मजबूरी है वो ये है कि एकनाथ शिंदे के पास 7 लोकसभा सदस्य भी हैं। इन 7 लोकसभा सदस्यों की मदद से, और आपको ये पता ही है कि बाकी जो बिहार के जो सहयोगी पार्टियां हैं, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड और इधर तेलुगु देशम पार्टी, इन सभी के सहयोग से ही चल रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। तो यहाँ पर कोई भी अगर राजनीतिक हलचल होती है उसका सीधा असर पड़ना है केंद्र सरकार पर। और ये जितनी खुराफातें हो रही हैं, किसी के ऊपर आरोप लगा देना, जांच बैठा देना, भ्रष्टाचारी बता देना, देशद्रोही बता देना, इन सब का स्रोत केवल यही है कि केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है। अगर वो डिग गई सरकार तो फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए जगह जगह पर बड़े बड़े समझौते करने पड़े, अपमान के घूंट तक पीने पड़े। चाहे आप बिहार का देख लीजिए, यहाँ पर कह के आए कि नीतीश कुमार आप कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, उन्हीं नीतीश कुमार को किस तरीके से
स्वीकार किया गया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को आप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिरकार आपको बनाना पड़ा। पर नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि ये बड़ा षड्यंत्र है, कभी भी खेल हो सकता है। तो इन नेताओं के बीच में भी, जो एनडीए के गठबंधन के घटक दल हैं, उनके बीच में भी आपस में जो तालमेल बनता दिखाई पड़ रहा है बीजेपी के अलावा, वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि बीजेपी भी भयानक रूप से इस समय डरी हुई है कि अगर कहीं सहयोगी दल हमसे अलग हो गए तो फिर केंद्र की सरकार का खेल खत्म है। और यहाँ ये घटक दल केवल इसलिए नहीं कि उनके साथ षड्यंत्र होने वाला है, उनको ये भी लग रहा है कि इस SIR के नाम पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो एक बड़े खेल की तैयारी हो रही है, वो इस जो केंद्र की एनडीए सरकार चल रही है, उस एनडीए सरकार को, उस अल्पमत की सरकार को बहुमत में लाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये इन घटक दलों को भी पता है, और इनको भी पता है कि इनका महत्व तभी तक है जब तक ये केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जिस दिन ये बातें हो गई कि जिस हड़बड़ी में चुनाव आयोग SIR करा रहा है, और अगर SIR कराने के बाद वास्तव में लोकसभा भंग कर दी जाती है और फिर से चुनाव होते हैं, और ये चुनाव महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा और दिल्ली की ही तरह होते हैं, तब फिर तो लोकसभा में जो 400 पार का नारा था वो तो बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी ले आएगी, और गठबंधन के सहयोगियों की बदौलत नहीं, वो अपने आप लाने की कोशिश करेगी पूर्ण बहुमत। अपने आप पूर्ण बहुमत और या 2/3 बहुमत अगर लाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा, ये केवल विपक्षी दलों को नहीं, यानी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा संकट है, इसकी आशंका केवल इन्हीं विपक्षी दलों को ही नहीं है, एनडीए की सहयोगी पार्टियों को भी है, बहुत अच्छे तरीके से है इसकी आशंका। तो एनडीए के घटक दलों के भीतर महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों जगहों पर एनडीए के भीतर जो कुछ चल रहा है, एनडीए के घटक दलों के भीतर जो कुछ चल रहा है, वो देश में कभी भी किसी बड़ी राजनीतिक घटना को जन्म दे सकती है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।